हेलो वेलकम टू द फ्रेश टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का ये सेकंड जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जानकारी सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक में बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। जैसा कि बहुत कलरफुल डायग्राम यहाँ पे हमें दिख रही है, ये होती है न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पहले टॉपिक में हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल में देखा कि ये होते हैं एनर्जी सेल्स, एनर्जी शेल्स, या उसको एनर्जी लेवल या इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बातें हमने काफ़ी कर दी, हम अभी अंदर चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। जो सेंट्रल पार्ट है, जैसे कि एटम क्या होता है, दिस इज़ अ रूम, ये कंप्लीट रूम है, ये रूम एटम है, उसके अंदर ये जो सेंटर पे ऐसा पिन पॉइंट है दैट इज़ न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर दूर यहाँ पे एग्जैक्टली उसके कॉर्नर्स पे वगैरह ऐसे इमेजिन कर सकते हैं हम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो स्कूल में हमने पढ़ी थी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और सराउंडिंग में ये जो घूम रहे हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो छोटा पोर्शन है, यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो कितना छोटा है ये न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन भी कितने छोटे हैं, लेकिन पूरा एटम कितना बड़ा दिख रहा है। सो एटम के अंदर बहुत सी जगह खाली है, एम्प्टी स्पेस है। ओके, न्यूक्लियस की साइज़ 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटी है। एटम की साइज़ उससे बड़ी होगी, पूरा कंबाइन करके 10⁻⁻8। यहाँ पे ये डायग्राम क्या शो कर रही है, क्वार्क्स, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी इनसे बने हुए होते हैं। सो क्वार्क से बने प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कंबाइन हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एक एटम बना, और वो मैटर दिख रहा है हमें। तोड़ के देखोगे तो सब पार्टिकल्स, इससे भी छोटे पार्टिकल्स अभी ह्यूमन काइंड को पता है, ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ से पढ़ने वाले हैं ये सभी चीज़ें। ऑल राइट, सो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है हमें। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिनोमिना, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पे हम न्यूक्लियस की स्टडी करने वाले हैं। ऑब्वियसली न्यूक्लियस डिस्कवरी रदरफोर्ड साहब ने की। उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिससे न्यूक्लियस बनती है, इन दोनों का मास लगभग सेम है, या थोड़ा बहुत न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट बिगर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। कोई एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, हाउ वी डिफाइन द एटम, यहाँ पे उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर उसका मास नंबर होगा। फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल कैपिटल H, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नहीं कहेंगे, इसके बॉटम में और उसके टॉप में ये जो दो नंबर्स लिखे हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, नीचे वाला नंबर इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर, दैट इज Z से दिखाएंगे। एटॉमिक मास नंबर A से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ उसकी डिटेल चर्चा करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, वो प्रोटॉन कितने हैं उसकी जानकारी देता है। या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, जब वो एलिमेंट या वो एटम वो अपनी स्टेबल स्टेट में हो। ऐसा नहीं हो कि उसका आयन बन जाए, कोई इलेक्ट्रॉन उसका निकल नहीं जाना चाहिए। ये कोई इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, कुछ रिएक्शन या कुछ फिनोमिना हुआ, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये आयन बन जाएगा। तो जब आयन बनेगा तब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं बोल सकते। न्यूट्रल स्टेट में होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो एटॉमिक नंबर वही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जनरली यही ठीक रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। मास नंबर, मास नंबर एक नंबर है जो कहता है कि कितने न्यूट्रॉन है भाई हमारे पास और कितने प्रोटॉन है, मिला जुला के बताओ, दैट इज़ मास नंबर। मास नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मेरे पास और कितने न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं वो बता रहा था, ठीक है। और लिखते कैसे हम, मतलब नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, ठीक है। क्या होता है ये बताने से, ये बताने से इसकी कुंडली समझ में आती है कि ये कौन से कैटेगरी का एलिमेंट है, ये क्या कर सकता है, किस लिए इसका यूज़ करेंगे, वो बताने के लिए ये नंबर्स हमें हेल्प करेंगे। फिर बारी आती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक मास है उस पर्टिकुलर एटम का, जो एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट में हम अभी में से मेजर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इट इज़ द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ मास रिप्रेजेंट्स इन AMU।
मतलब कोई भी एटम का मास कितना है तो केजी में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट वाली बात है। जैसे कि हमने अभी कहा था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन केजी में हमने मेजर किया था, लेकिन कितना छोटा आ रहा है देखो, तो हमने कहा ये यूनिट रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने एलिमेंट के ये जो एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास अगर हम मेजर करेंगे तो हम मेजर करेंगे अभी से एटॉमिक मास यूनिट में। एक्चुअली है क्या एटॉमिक मास यूनिट? तो हमने कहा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए कार्बन एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब कि हमने एक कार्बन एटम लिया, उसके 12 टुकड़े किए, एक टुकड़ा उठाया, उसका वेट किया, वो वेट हमें मिला और इसी वेट को हमने कहा कि ये वेट को अभी से 1 AMU बोला जाएगा। और इसी के कंपैरेटिवली हमने बाकी के एलिमेंट का भी मास मेजर किया। तो ये नया यूनिट हमें डिफाइन करना था। कार्बन उनको लगा कि ये स्टेबल है, उसके पहले हाइड्रोजन के साथ उन्होंने देखा कि अगर हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के उसके 12 टुकड़े करके लेते तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सो उन्होंने देखा कि कार्बन रेस्ट उसके ग्राउंड स्टेट में जो होता है उसको लो, 12 टुकड़े करो, एक टुकड़ा देखो उसका मास कितना है, उसको अभी से कहो 1 AMU। तो उसका मास देखा गया, 1 AMU इज़ नथिंग बट इन केजीज 1.66 × 10⁻27 kg। अच्छा, मतलब इसको अभी से 1 AMU कह सकते हैं हम, 1 AMU। ठीक है। सो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हाथ ऊपर करके बोलना 1 AMU। ठीक है। सो एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं कि मास नंबर है, उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो। केजी में जानकारी चाहिए तो इस मास नंबर को बस इस 1.66 × 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। कोई एग्जांपल कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, नीचे 8 ऊपर 16। सो नीचे जो 8 लिखा है उसको कहेंगे दैट इज़ एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 8। और स्टेबल स्टेट में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 8। ऊपर लिखा है 16। 16 क्या होता है? एटॉमिक मास, दैट इज़ मास नंबर। मास नंबर 16, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन है? तो 16 मिला के। तो मुझे सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो A - Z करेंगे, A में से Z को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। इसको देख लेते हैं कार्बन को। कार्बन के नीचे 6 लिखा है तो प्रोटॉन 6 है। मास नंबर 13 है तो 13 - 6 करो, न्यूट्रॉन मिल गए 7। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हमें चाहिए ना, क्योंकि टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस, तो ये कितने नंबर है प्रोटॉन के, कितने न्यूट्रॉन के, ये हमें चाहिए था। क्लासीफाई कर लिया हमने इस न्यूक्लियस को, डिफरेंट प्रकार की न्यूक्लियस हमें देखने को मिलती है। तो बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन सम ग्रुप। हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन वहाँ, ये सभी यहाँ। सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो किए हैं उसमें से पहला क्लासिफिकेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब कंपैरिजन करेंगे हम, दो एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करेंगे, क्या वो आइसोटोप्स है क्या एक दूसरे के। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव द सेम atomic number but different mass number. For example, हाइड्रोजन की प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम। तो यहाँ पे देखते हो तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब एटॉमिक नंबर इज सेम, ये Z होता है नीचे का, तीनों का 1 है। मास नंबर इज डिफरेंट। इस प्रकार के जो फिनोमिना होगा, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स देखे जाएंगे उनको कहेंगे आइसोटोप्स। और जनरली ये सभी एक ही एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट्स के ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये सभी कैसे हो गए? आइसोटोप्स। क्लोरीन के अंदर 17 और ये 17, लेकिन मास नंबर 35 और 37, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए। आइसोबार्स, जिसका सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। सो एटॉमिक नंबर मतलब एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। कार्बन का आइसोबार क्या होगा? कार्बन ही नहीं हो सकता। कार्बन का आइसोबार कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। आइसोटोप्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का आइसोटोप हाइड्रोजन एलिमेंट ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा। मास नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसको कहते हैं आइसोबार। आइसोटोन्स, आइसोटोन क्या होता है? जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं दो एलिमेंट्स में। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यार इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 7 - 3 4, 8 - 4 4। सो दिस टू एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसको कहेंगे आइसोटोन्स। आइसोडाइफर्स होता है जहाँ पे एलिमेंट्स के जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस होता है वो सेम होता है,
उसको कहते हैं आइसोडाइफर्स। इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है सिलेबस में। आगे चल के देखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है, कि कैसे पता करेंगे कि न्यूक्लियस की साइज़ कितनी है, या हाइड्रोजन की न्यूक्लियस बड़ी, ऑक्सीजन की न्यूक्लियस बड़ी, या नाइट्रोजन की न्यूक्लियस बड़ी। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, इट वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑल द न्यूक्लियाई आर मेड अप ऑफ हाईली डेंस मटेरियल कॉल्ड एज न्यूक्लियर मैटर। मतलब डेंसिटी के हिसाब से हम बता रहे हैं। कैसे? डेंसिटी ऑफ इंटीरियर ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, सबकी डेंसिटी सेम है। सो हमने कहा कि वॉल्यूम को तो मेजर कर सकते हैं ना हम, मतलब वॉल्यूम अलग हो सकता है, हर एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डेंसिटी सबकी कैसी है, सेम है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। सो हमें एक रिलेशन यहाँ से मिला, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। वॉल्यूम कितना होगा न्यूक्लियस का, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके अंदर मौजूद है, कलेक्टिवली उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको कहते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जनरली न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का शेप है जनरली स्फीयरिकल, हम कंसिडर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इफ यू कंसिडर इट एज स्फीयरिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर a। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 4/3 पाई, वो इंटीग्रेट अपना प्रोपोर्शनलिटी साइन के अंदर जाएगा तो रिलेशन मिल जाएगा r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और वी कैन से r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया, एक कांस्टेंट आ गया r0 इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, कोई भी एलिमेंट की रेडियस कितनी है, जस्ट बाय नोइंग द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका पता हो तो हम उसकी रेडियस बोल सकते हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट की रेडियस डिफरेंट हो सकती है, हाँ बिल्कुल। वॉल्यूम डिफरेंस हो सकता है, ऑब्वियसली रेडियस डिफरेंट तो वॉल्यूम डिफरेंट। क्या सेम है सभी का, डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ी वेरी हो सकती है, दैट आर डिफरेंट केस दैट वी वोंट स्टडी हियर। 10⁻⁻15 थोड़ा याद रखना, 1 फर्मी होता है, आगे काम में आएगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये न्यूक्लियस जो होती है ना, अंदर प्रोटॉन है, देखो भाई पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ कि ये जो प्रोटॉन है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये न्यूक्लियस तो अनस्टेबल हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब भी होते हैं, रिपेल भी नहीं करते, और ये मिलजुल के शांति से बने रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एंड वी से न्यूक्लियस इज स्टेबल। ऐसा क्यों, क्या एक्सप्लेनेशन है कि पॉजिटिव रिपेल करते हैं फिर भी साथ रहते हैं, कि क्या है उनका फिटनेस का राज क्या है? तो वो इस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फोर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाँ साहब होते हैं ना, कितनी बार बताओगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन देम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन में ये जो अंदर जो कुछ चल रहा है ना, इनके पास 2 प्रकार की ताकतें होती है, फोर्सेस है इनके पास। दैट इज़ वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा इनके पास होता है न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन लोगों के पास होगा, क्या वो प्रोटॉन के पास होगा, क्या वो न्यूट्रॉन के पास होगा, क्या वो प्रोटॉन के पास होगा? ऑब्वियसली बात है, जिसके ऊपर चार्ज होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है जिसके पास चार्ज होता है, तो प्रोटॉन होते हैं। सो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो नहीं होगा, सेम चार्ज है, क्या होगा उनके पास, रिपल्शन, ऑब्वियसली बात है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इन नेचर, और किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या, नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होगा क्या, नहीं। किसके बीच में होगा, सिर्फ प्रोटॉन और प्रोटॉन। और एक प्रजाति का फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स, दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑफ देम। इट इज अ रिलेटिवली वीक फोर्स, रिलेटिवली वीक है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिलेटिवली वीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बट कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा कमजोर है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, कोई चार्ज हो ऐसी ज़रूरी कंडीशन नहीं है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास भी हो सकता है। इट एग्जिस्ट एज अ अट्रैक्टिव फोर्स, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है।
तो अभी ये किन किन के पास होगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के पास भी होगा ये फोर्स, एक दूसरे को न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, भले ही चार्ज नहीं है इनके ऊपर, लेकिन वो न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करेंगे, और प्रोटॉन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा रिपेल कर रहे थे, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर फोर्स भी है तो वो अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस न्यूक्लियस इज व्हाट, स्टेबल। उसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स जो अभी बातें बोली हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, काफ़ी कमज़ोर फोर्स है, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से ये काफ़ी कमज़ोर फोर्स है, कि कोई डिस्टेंस अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर पड़ जाता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन नज़दीक है तभी वो एग्जिस्ट करेगा, नॉट ओनली प्रोटॉन, एनी अदर कंस्टिट्यूएंट, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड ऑल। So it is a short range force, that is it appears between two particle at a very close separation between them. Separation बढ़ गया by any means तो ये लूज पड़ जाएगा, लूज या वीक हो जाएगा। Important point. For a nucleus to be stable, electrostatic force between proton must be balanced by the attractive force between the nucleons due to strong nuclear forces. अगर यहाँ पे अभी ये दो फोर्सेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, तभी न्यूक्लियस जाके स्टेबल हो जाएगी, ये हमारा कहना है। हम आगे और चीज़ें इसके बारे में